नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल से वोटिंग की शुरुआत होगी और 2 मई को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे रविवार के दिन। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होगा, लेकिन बीजेपी पहले ही पूरब से दक्षिण तक हर सियासी मोर्चे पर मजबूती के साथ तैनात है। प्रधानमंत्री मोदी 1 महीने में 2 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और बंगाल में लगातार पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा जारी है। बंगाल में दीदी का किला फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छोटे से बड़े नेता तमाम वहां पर हैं, तो ममता बनर्जी भी बीजेपी से मुकाबले के लिए मोर्चाबंदी में जुट गई है। महंगे पेट्रोल और डीजल के विरोध में ममता दीदी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर से चिवाले गई और चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने घर पर विशेष पूजा भी करवाई। उधर कांग्रेस अभी बंगाल में ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही, लेकिन राहुल गांधी ने हाल ही में केरल और पुदुचेरी का दौरा किया था। हालांकि पुदुचेरी दौरे के कुछ दिन बाद ही वहां की कांग्रेस सरकार गिर गई। उसके बाद राहुल गांधी केरल पहुंचे, जहां नॉर्थ वर्सेस साउथ का विवाद छिड़ गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि चुनाव में किसका दावा सबसे दमदार है, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि इस सियासी मैच में वो भारतीय जनता पार्टी को 5-0 से हराएगी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव का ऐलान, कौन मारेगा मैदान। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है इस समय की कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी ईसी पर, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रही है। 8 चरणों में चुनाव क्यों, यह कह रही है ममता बनर्जी। इसके अलावा बंगाल में उस पर काफी भड़की है ममता बनर्जी। वो कह रही है कि बीजेपी के कहने पर इस तरह का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा वो बंगाल में सिर्फ बंगाली ही राज करेगा। ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन पर चुनाव शुरू होते ही, यानी चुनावों की तारीख का ऐलान होता ही, यह बड़ा ऐलान है इस समय की, यह बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी खबर है। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल की जनता आज जवाब देगी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव का जोरदार विश्लेषण मैं आपको दिखाना चाहता हूं व्यूअर्स। लेकिन यह देखिए, एक्शन पैक चुनाव होगा, ये एक्शन पैक चुनाव होगा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है इस देश के अंदर, यह आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही है और ममता बनर्जी भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस मुकाबले में कहीं नहीं है, लेफ्ट मुकाबले में कहीं नहीं है। यह मुकाबला कड़ा होने वाला है। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में चुनाव के तारीख की घोषणा हो गई है। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल से वोटिंग की शुरुआत होगी और 2 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होगा, जो 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक चलेगा। चुनावी राज्यों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का हर दिग्गज चेहरा मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी सियासी जंग बंगाल में छिड़ी है। ममता सरकार ने बैरकपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की मंजूरी रद्द कर दी, तो नया सियासी घमासान छिड़ गया। अगर रथ रोकोगे तो हम स्कूटी पे उतरेंगे, स्कूटी रोकोगे तो पैदल निकलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल अब बदलाव के पथ पर निकल चुका है।
इससे पहले ममता बनर्जी भी महंगे पेट्रोल डीजल के विरोध में इलेक्ट्रिक स्कूटी से सचिवालय पहुंची थी। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। पिछले 1 महीने में पीएम मोदी 2 बार तमिलनाडु जा चुके हैं, पुदुचेरी का दौरा भी कर चुके हैं। तो उधर अमित शाह ने हाल ही में असम में मोर्चा संभाला। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत। एक जमाना था कि असम आंदोलनों से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मिशन साउथ पर दिखे। कुछ दिन पहले वो पुदुचेरी में थे, हालांकि उसके चंद दिनों बाद ही वहां की कांग्रेस सरकार गिर गई। उसके बाद राहुल केरल पहुंचे, जहां नॉर्थ वर्सेस साउथ का विवाद खड़ा हो गया। केरल में ही राहुल गांधी का ये अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है, जब उन्होंने मछुआरों को समुद्र में छलांग लगाते देख खुद भी समुद्र में छलांग लगा दी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि किस राज्य में किसका दावा दमदार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव का ऐलान, कौन मारेगा मैदान। और अब आपको एक साधारण सा विश्लेषण बताते हैं 5 राज्यों में चुनाव का विश्लेषण। आइए, पॉइंट नंबर 1, बीजेपी के लिए राज्यों में दायरा बढ़ाने का यह बड़ा मौका है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 5 में से सिर्फ 1 राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो असम है। आगे बढ़ता हूं, बीजेपी के सामने दक्षिण में विस्तार का अवसर है। कर्नाटक में ऑलरेडी सरकार है, तो अगर यहां पर तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ मिल के बीजेपी आ पाती है तो वो ऐतिहासिक होगा। उसके अलावा क्योंकि केरल में भी चुनाव है, हालांकि केरल में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी चुनाव बीजेपी लड़ रही है, प्रधानमंत्री भी गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए साख बचाने का सवाल है। कांग्रेस बंगाल में अभी ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही, कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, खासतौर पर बंगाल का। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला आज विश्लेषण के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुकाबला ये 2 चेहरे, एक देश के गृह मंत्री और एक इस समय की सिटिंग सीएम ममता बनर्जी, ये मुकाबला खड़ा है। लेकिन ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह बंगाल में पिछले गत 5 साल में पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे याद है जब लोकसभा का चुनाव था तो अमित शाह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, और अमित शाह से जब मैंने बात करी और उनसे मैंने कम से कम 4-5 बार ये सवाल पूछा कि बंगाल में आप श्योर हैं अमित भाई, आपको इतनी सीटें मिलेंगी, क्या कुछ ज्यादा नहीं आंक रहे? तो वो मुस्कुराए। दूसरी बारी जब मैंने सवाल पूछा उन्होंने बोला आप नतीजों में देखिएगा। जब मैंने तीसरी बारी सवाल पूछा तो उन्होंने बोला मैं दावे से कह रहा हूं। तो चौथी बारी वो उन्होंने बोला मैंने एक बारी आपको कहा जो सीटें आ रही हैं वो आ रही हैं, और 5वीं वाली बोले कि ये सीटें आएंगी आएंगी, आप करके देख लीजिए 20 से ज्यादा। हालांकि सीटें आई 18। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है, लेकिन ममता बनर्जी भी सब पर क्या भारी हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन एक आंकड़ा, एक तथ्य दिखाता हूं, क्योंकि बड़े सारे सवाल हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने गलत कर दिया है। 2011 में 6 चरणों में चुनाव हुआ, नतीजा ममता बनर्जी की सरकार बनी, ममता बनर्जी जीती। 6 चरणों में चुनाव हुआ 2016 में, इससे पहले वाला चुनाव 7 चरणों में चुनाव हुआ, नतीजा ममता बनर्जी जीती। लेकिन इस बार 2021 के अंदर चुनाव 8 चरणों में हो रहा है, और दीदी कह रही है कि सेटिंग है। क्या चुनाव से पहले दीदी को लग रहा है कि किला खिसक रहा है? बड़ी बात यह है, यह चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पे आएगी और आर पार भी आएगी, और हम पूरे भरोसे के साथ आपको हर रिपोर्ट को दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए यह क्या मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता एआईएमएम के। आपका भी अभिनंदन है वारिस भाई। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं,
टीएमसी के नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं। आपका भी अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव की तारीख अनाउंस होती है और दीदी कहती है कि ये सब कुछ सेटिंग से हो रहा है, यानी चंद घंटों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर ये डिसाइड हो गया कि सब कुछ सेटिंग से हो रहा है। 6 राउंड में 2011 का चुनाव, 7 राउंड में 2016 का चुनाव, 2021 में 8 राउंड। देखिए अमीश जी, उनका ये देखिए, इधर चुनाव का शंखनाद हुआ और जो कुछ बोला है उन्होंने, इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी अभी से शुरू कर दी है। यानी जो तयशुदा शिकस्त है उसके बहाने अभी से ढूंढे जाने लगे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो, जैसे कहते हैं ना कि किसी युद्ध की शुरुआत हो तो जो पहली दुंदुभी बजती है उसमें ही एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त मिलती है, मैं इसे भाजपा के पक्ष में मनोवैज्ञानिक बढ़त क्यों मान रहा हूं। यह चुनाव ऐसा है जहां 3 सीटों की पार्टी, और उसके बाद भी आप बंगाल में देखिए, तीनों पार्टियां हम ही से मुकाबला कर रही हैं, तीनों हम ही को टारगेट कर रही हैं, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो 3 सीटों वाली पार्टी 294 की विधानसभा में, उसके खिलाफ तीनों एक हों, तो यह दर्शाता है कि अब कैसा बदलाव है। आप देखिए 2011 में कितना वोट था हमारे पास, 4%। उसके बाद 2016 में हमारे पास हुआ वोट 10.5%। उसके बाद अगर आप 2014 में हुआ 10%, 2016 में हुआ 17% और 2019 में 40%। हमारे और तृणमूल कांग्रेस के मत प्रतिशत में सिर्फ 3% का अंतर है। इसीलिए 3 सीटों वाली पार्टियों से तीनों को ही इतना खौफ नजर आ रहा है। इसलिए यह दर्शा रहा है कि बंगाल का जनमानस ने क्या तय कर लिया है। यह चुनाव कहां है, द्राविड़, असम और बंग, और तीनों में उठने वाली है राष्ट्रवाद की तरंग। जी जी जी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला बंगाली बंगाल पे राज करेगा, और मैं इकलौती महिला हूं पूरे देश में जो महिला मुख्यमंत्री हूं, मुझे जनता दोबारा चुन के भेज रही है। ये कान खोल के सुन ले भाजपा वाले। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। ये बताइए, 3 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भाजपा। कांग्रेस किसकी पार्टी है? एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने बनाई 1885 में गुलामी के दौर में। कम्युनिस्ट किसने बनाई? 1925 में पीसी जोशी ने। ये तो अपने को अंतरराष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, ये तो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की शाखा है। और हमारा संस्थापक कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के आजादी के बाद पहले राजनीतिक बलिदानी। तो मूल बंगाली की जो पार्टी है, जिसके संस्थापक बंगाली थे, इस बंगाल की धरती के पुत्र, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी थी, वही राज करेगा। उन्होंने सही बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता जी की तो मूल जो पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस नाम है ना, पर इसका तृणमूल मूल तो कांग्रेस में था। ओके, तौसीफ खान बने हैं ना कांग्रेस से अलग होकर। तौसीफ खान मूलतः भारतीय हैं और मूलतः बंगाल के लाल के द्वारा स्थापित है। तौसीफ खान, अभी तारीखें अनाउंस हुई, डेट शीट कह रहे हैं कि बीजेपी अब दफ्तर से आ रही है, ऐसा क्यों? 2011 में कितने राउंड थे? 6 राउंड। 2016 में कितने राउंड थे? 7 राउंड। अब 8 राउंड में क्या दिख रहा है? हार? नहीं, देखिए 8 राउंड हो चाहे 2 राउंड हो, चाहे कितना भी राउंड ले लीजिए, ये जो खेला होने वाला है बंगाल में, इस खेला का सबसे फेवरेट टीम तृणमूल कांग्रेस है। और इसमें जो दूसरे टीम है वो उतने फेवरेट नहीं है, क्योंकि जो रेड कार्ड प्लेयर थे तृणमूल में वो चले जा चुके हैं। अभी ये फ्रेश टीम के साथ में इस दफा खेला खेलने को उतर रही है। और ये बात करते हैं बंगाल में, जो अभी सबसे बड़ा नारा जो सब जगह गूंज रहा है वो है कि बांग्ला निजेर मेके चाय। बांग्ला को, अपनी बेटी को ही बंगला चाहता है, और बंगला की बेटी ममता बनर्जी तीसरी दफा फिर से चीफ मिनिस्टर बनकर के आएंगी, और इस दफा 211 से ज्यादा गोल मारा जाएगा। मेरे पास देखिए, आप निश्चित तौर पर जब भी मैच होता है तो शुरुआती दौर में जो टीम के प्लेयर आते हैं वो यही सब कहते हैं जो आपने कहा, और कहना भी चाहिए। अच्छा लगा, आपकी स्पिरिट अच्छी लगी, लेकिन कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसा क्यों कहना कि ये पूरा का पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है?
जबकि राउंड 2011 और 16 में भी उतने थे। 2019 के मैं अगर आंकड़ों को देखूं, जहां आप कह रहे थे कि बीजेपी का खाता पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, एक सीट बची थी, मुझे याद है 2019 का चुनाव, आप हमारे साथ आते थे तौसीफ भाई, और आप कहते थे, डॉक्टर त्रिवेदी भी रहते थे उस कार्यक्रम में, और आप कहते थे कि देखिए खाता इनका खुलेगा नहीं इस बारी, लास्ट टाइम 1-2 सीट आ गई थी, इस बारी वो भी नहीं आएंगी। लेकिन 18 और 22 आई और वोट शेयर बीजेपी का 41% था और आपका 44% था। कांग्रेस और लेफ्ट बहुत पीछे थे 6-6% के साथ। अब आप मुझे बताइए, आप जिस टीम को कह रहे हैं कि ये पीछे है, ये बहुत पीछे है, दिख नहीं रहे, लेकिन 2019 में भी आपको नहीं दिख रहे थे, लेकिन बगल में आके खड़े हो गए थे, और आप तो पहले से ही रो रहे हैं। आपने सही बोला कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर में बढ़त हुई, ये बात सही है, क्योंकि लेफ्ट वाले जो बिल्कुल खत्म हो गए थे, उनका सारा वोट जो है बीजेपी को चला गया था। देखिए अभी राज्य सरकार में, अभी राज्य चुनाव में बीजेपी फेवरेट टीम क्यों नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका कोई कप्तान नहीं है। तृणमूल का अपना कप्तान है, ममता बनर्जी है, जो कि 10 साल से चीफ मिनिस्टर है, 40 साल से राजनीति में है, लेकिन जो उनके ओपोनेंट है उनका कोई कप्तान ही नहीं है। बिना कप्तान की तरह है। वो कभी वो कह तो देते हैं कि बंगाल का ही कोई व्यक्ति को हम सुधांशु त्रिवेदी बनाएंगे, लेकिन नाम नहीं। जवाब डॉक्टर त्रिवेदी जवाब, डॉक्टर त्रिवेदी जवाब। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड नाउ। बिल्कुल तौसीफ जी ने सही कहा। हम आज तक तो बंगाल की राजनीति में प्रासंगिक दल ही नहीं थे। हमने कहा ना तो हम मुख्य विपक्षी दल है, ना सत्ताधारी दल, तो ऑब्वियसली हमारे यहां तो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं है। परंतु आप एक बात समझ लीजिए, जब जनता मन बना लेती है ना, तो वो उसका मन बन जाता है। और नेतृत्व देखिएगा, बंगाल का कोई ऐसा सपूत या कोई बंगाल की माटी से उठा हुआ ऐसा नेता इसका नेतृत्व करेगा कि वो बंगाल की खोई हुई शक्ति, खोई हुई समृद्धि और खोए हुए सम्मान को पुनर्स्थापित करेगा। आप आश्वस्त रहिए। अभी आपने कहा लेफ्ट का वोट हम ले गए। जनाब आपने बड़ी अच्छी बात कही, इतनी आसानी से आपने बोल दिया कि लेफ्ट का वोट हम ले गए। आपको लगता नहीं है कि इतनी आसानी से लेफ्ट, जो हमारा दुर्विरोधी है, सबसे ज्यादा अगर हमारा वैचारिक मतभेद किसी पार्टी से है तो लेफ्ट से है, और उसके बाद उसका वोट हमारी तरफ आ गया। क्या आपको यह बात इतनी सहज लगती है? और एक वाक्य और कह दूं, जिसका शायद उत्तर अभय दुबे जी बेहतर देंगे। यह चुनाव एक मामले में और विचित्र है अमीश जी। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ है, और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस लड़ रहे हैं। अब सुनिए, दिल्ली में राहुल गांधी जी लेफ्ट के नेताओं के साथ खड़े होकर किसान आंदोलन तथा कथित काले कानून के खिलाफ लड़ते हैं, और केरल में वो तथाकथित काला कानून यानी एपीएमसी एक्ट नहीं है, वो लागू है, और वहां पे लेफ्ट के नेताओं से लड़ते हैं। तो समझ में नहीं आता है, बंगाल में मिलाई, केरल में लड़ाई, फिर केरल में लड़ाई, दिल्ली में मिलाई, तो कुल मिलाकर आप अबे दुबे चाह रहे हैं? ये भी आपके यहाँ घनघोर कंफ्यूजन है। कभी उत्तर भारत वर्सेस साउथ इंडिया आपको दक्षिण भारत आप कर लेते हैं, कभी आप लोग दूसरे खेल में फंस जाते हैं, कभी लेफ्ट के साथ आ जाते हैं, कहीं लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं। क्या आप कंफ्यूज हैं या कॉन्शियसली आप कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां सुधांशु त्रिवेदी जी ने बात कही थी कि द्रविड़ असम और बंग और उठ रही है तरंग। जी नहीं साहब, बेरोजगारी से युवाओं का मोह हुआ है भंग, किसान प्रताड़ना से है दंग, और व्यापारी आपकी नीतियों से आ गए हैं तंग। 8 करोड़ व्यापारियों ने आज हड़ताल रखी है। सूरत सबसे बड़ा व्यापारी, सूरत में सबसे ज्यादा व्यापारी है इस देश के अंदर, गुजरात के अंदर। सूरत में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, बताइए ना कितनी सीटें मिली सूरत के अंदर? आज देखिए चुनाव अनाउंस हो गए, चुनाव अनाउंस हो गए, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपने बोला व्यापारी तंग है, व्यापारी तंग होगा। मैं आपसे जान रहा हूं उस तंग व्यापारी ने सूरत में कितने सीटें कांग्रेस की झोली में डाली, कितनी डाली? अरे बदसूरत कर दिया है व्यापारी के व्यापार को इन्होंने। कर दिया होगा, आपकी बात ऊपर, आपकी बात सराखों पर, लेकिन मेरे सवाल का अबे भाई जवाब तो दे दीजिए। अबे जी, आप जैसा वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता इस बात का तो जवाब देगा कि सूरत में कितनी सीटें आई आपकी, कितनी सीटें आई सूरत में आपकी?
मैंने कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। अबे जी, बदसूरत कर दिया हिंदुस्तान अबे की जी, हड़ताल अबे है। जी, अबे आप जी। भी जानते हैं, अबे जी, आपके चैनल ने भी स्टोरी अबे की है। जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं सुनिए, बदसूरत कर दिया, मैं तो समय कह रहा हूं व्यर्थ कर मत दिया। कीजिए। ये भाजपा वालों ने सब कुछ बदसूरत कर दिया। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सूरत सबसे बड़ा व्यापारिक टाउन माना जाता है, कितनी सीटें आई आपकी? अरे बताइए ना, कितनी सीटें आई? अब आप अभी 5 राज्यों के चुनाव देखिए, विस्तार देखिए में जो उसके हो मैं गया चला उसकी जाऊंगा, बात, पहले सुन इसकी लीजिए। जो आएंगी उसकी बात करेंगे। अगर बीजेपी का इधर सिफर आएगा तो दिखाऊंगा मैं। पंजाब में बीजेपी हारी दिखाया हमने। बताइए ना। एक सेकंड, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे बताइए, सूरत में कितनी सीटें आई अबे भाई? हाँ, सूरत में कितनी सीटें आई? आप बोले, अब मैं बोलूं? देखिए मैंने आपसे 3 बार ही पूछ लिया। अच्छा सुनिए, बहुत अच्छा अबे जी, प्रश्न कितनी किया सीटें आपने। आई? बहुत अच्छा निवेदन है। प्रश्न किया। सुनिए जवाब। अबे जी, निवेदन है, जवाब सुनिए। हाँ, बताइए, सूरत में कितनी सीटें आई? 234 बीजेपी लड़ी थी, 0। वेस्ट बंगाल में 291 लड़ी थी, 3। पुदुचेरी में 30 लड़ी थी, 0। केरला में 98 लड़ी थी, 1। फैक्ट और सच कह रहे आगे हैं आप। सुन लीजिए, ये आप जो बड़ा महान नेता बता रहे हैं मोदी जी को, इन राज्यों के अलावा पंजाब में हारे, झारखंड में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, बिहार में हारे, और इस बार बिहार की जीत उन्होंने छीनी है। दिल्ली में हारे, ओडिशा में हारे, महाराष्ट्र में वो नहीं है, गुजरात में किनारे पर है, हरियाणा में बहुमत नहीं आया, गोवा से लेकर मणिपुर तक। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में हार रही है के बावजूद। मतलब आप मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है, बीजेपी तो हर जगह हार रही है, कहीं जीतती नहीं है, जुगाड़ से सरकार बनाते, यही कह रहे हैं ना आप? सुधांशु त्रिवेदी जवाब। राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस खराब है, राहुल गांधी की बेहतरीन है, यही है आपकी बात अबे जी? अब देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूं, जैसे आपने मैं चाहता हूं कि एक 10 सेकंड और दीजिए ताकि ले लीजिए। अरे आप 15 सेकंड ले लीजिए सर। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस क्यों खराब है और राहुल जी की परफॉर्मेंस क्यों बेहतरीन है? ये 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखो, इन्होंने सुधांशु जी ने कांग्रेस का प्रश्न खड़ा किया, तो सुधांशु जी इतिहास ढंग से पढ़ा कीजिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मातंगी हाजरा करती थी, जिसने तामलुक के जिले में वंदे मातरम का उद्घोष करके बरतानिया हुकूमत के थाने को घेरा और एक के बाद एक 3 गोलियां खाई। ठीक है। आपने अच्छा हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का उल्लेख किया। श्यामा प्रसाद हो गए सर, 15 सेकंड हो गए। सुधांशु 40 सेकंड में जवाब दें। वारिस पठान जितने पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, वारिस ओके, लेट सुधांशु कम इन। सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस खराब है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। पहले जरा अभय जी की बात का एक उत्तर दे दूं, उसके बाद एक कहूंगा। इन्होंने कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का नाम कहीं भारत की पहली सरकार में नहीं आता है। और इस बंगाल की धरती से उठे हुए सूर्य सेन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, बाघा जतीन जैसे महान क्रांतिकारियों को, जिन वामपंथियों ने आतंकवादी लिखा, उन्हें आप लोगों ने महिमा मंडित किया। तो बंगाल की संस्कृति के साथ क्या हुआ ये सबको पता। और मैं एक और बात कह दूं, जब वंदे मातरम गाया गया था और जिन्ना ने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि ये हिंदू प्रार्थना लगती है, वो लाइन क्या थी जिसपे उसे आपत्ति थी? वो लाइन थी, तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी। भारत माता तुम ही दुर्गा हो और तुम ही कमल पर बैठी सरस्वती हो, और आपने खट से हटा दिया था। ये बंगाल की संस्कृति के फजलुल हक कौन थे बताइए ना देश को। देखिए, फजलुल हक के साथ जिसके साथ सरकार चला रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कौन थे? वो पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाला आदमी था 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लिए। आज की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं। मैं जानता हूं आप लोगों को इतिहास बोलना पसंद है, लेकिन चुनावों की बात कर लेते हैं। नहीं, देखिए जो बात अभय जी ने बोली उसका जवाब कभी इत्मीनान से बोलूंगा। मोदी जी की परफॉर्मेंस पर। कहां से जीत के आए थे? पाकिस्तान से नहीं, भारत से जीते थे। मोदी जी की परफॉर्मेंस के ऊपर 15 सेकंड। आज महत्वपूर्ण बात, हाँ, आज हम सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आपने कहा केरल में, पश्चिम बंगाल में, वाकई हम नहीं थे। हम कहां से कहां पहुंचे हैं? आज केरल में भी सब लड़ाई हम ही से मानते हैं। क्यों राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े? और जो रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट, वो भी उनके साथ, और अपोजिशन कांग्रेस उनके साथ। किस डर से भागे? क्यों? अमेठी से, भाजपा के डर से। भाजपा ने हराया। आप ये भी तो कहिए, वो आपका राज्य उत्तर प्रदेश में 7 सीटें, दिल्ली में 0, इसीलिए उत्तर भारत सतही नजर आने लगा। मान्यवर,
और वहां भी क्यों कम्युनिस्टों का साथ। नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस पे सवाल पूछा सुधांशु त्रिवेदी, अभय दुबे ने उसका जवाब। चीज आपको रिफ्रेशिंग लग रही थी? सुधांशु, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस पे सवाल पूछा, जवाब। हाँ जी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी की परफॉर्मेंस पे अभी तक जितने भी राज्य हुए आप देख लीजिए, पंजाब को अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, सभी जगहों पे हम लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभी सूरत का उल्लेख आ रहा था भाई जी, सूरत में हम जीते हो तो अलग बात है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल की आपकी स्थिति थी, वहां एक दूसरा दावेदार खड़ा हो गया। इतना बड़ा नुकसान आपको हो रहा है और उसके बाद आप जितने जलवाए जलाल से मोदी जी की आलोचना करने में लगे हैं, इसमें तो मुझे वो पंक्ति याद आती है कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। मतलब आप ये नहीं देख रहे कि आपसे मुख्य विपक्षी दल वाली भी स्थिति जाती चली जा रही है, वहां एक दूसरा दावेदार वारिस पठान मोदी जी के खिलाफ है। वारिस बाबू, वारिस पठान को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। आलोक मेहता, वारिस पठान और जितेंद्र तिवारी। अबे जी, आपने अपनी बात को रखा, मेरी निवेदन है अपनी टर्न पे बोलिए। वारिस जी, आप चुनाव वहां पर क्या जीतेंगे? दीदी तो आपको रोड शो ही नहीं निकालने दे रही। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 25 मिनट से खामोश बैठा था जब दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी और दूसरे प्रवक्ता ज़रा मुझे अपनी बात रखने का मौका देंगे। जी, आज चुनाव घोषित हो गए हैं, 8 चरण में चुनाव होने हैं, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, तो बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान ने जितना पावर बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही हमको भी अधिकार है लड़ने का। अब देखने वाली बात ये है अमीश भाई कि कल हमारी सभा होनी थी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बंगाल में। सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे, परमिशन के लिए डाले गए थे, मगर हमको परमिशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? भाजपा जाके कर सकती है, मोदी जी जाके प्रचार कर सकते हैं, अमित शाह जाके प्रचार कर सकते हैं, नड्डा जाके वहाँ पे पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, मगर हमको इजाज़त नहीं दी। तो ये दिखाता है टीएमसी का भी दो रूप जो है उनके सामने आ गए। एक तरफ तो उनके जो एमपीज़ है वो लोकसभा में, राज्यसभा में चिल्लाते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और वहाँ पर कुछ अलग ही चेहरा है इनका। अगर डेमोक्रेसी की आप बात करते हो तो उस पर अमल भी करिए ना। डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार आपको अपनी बात रखने का दिया है, उतना ही अधिकार मुझे दिया है, असद साहब को दिया है अपनी बात रखने का बंगाल में। वहाँ के लोग बुला रहे आइए, मगर नहीं, इन्होंने हमको इजाज़त नहीं दिया। अब तो इलेक्शन कमिश्नर आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मतलब दिखाने वाली बात यह है कि हम लोग यही जो कहते हैं वो सच निकल रही है बात, कि ये भाजपा एक तरफ और टीएमसी कांग्रेस दूसरी तरफ, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में कोई कमी नहीं है। एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है और दूसरी अपनी डिविजिव पॉलिटिक्स, हेट्रेड की चालू कर दिया है। तो दोनों से ही हमारी टक्कर है। जितेंद्र तिवारी जवाब देना चाहते हैं। और जो आपका सवाल था कि आप जाके लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह हम वहां पर चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि लोगों का मैंडेट हमारे साथ है। जितेंद्र तिवारी गुजरात में देखा कि सिर्फ 15 दिन के प्रचार के अंदर हम अहमदाबाद में 21 जगह पर कैंडिडेट खड़ा किए और हमको 7 जगह पर कामयाबी मिली है। यही तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है ना कि ओवैसी साहब क्यों फैले जा रहे हैं पूरे देश में, क्यों जनता उनको इतनी मोहब्बत से नवाज रही है, प्यार से नवाज रही है, और एमआईएम जीतते जा रही है। बिल्कुल जी वारिस जितेंद्र तिवारी का जवाब सुन लीजिए ना। वारिस जितेंद्र तिवारी का जवाब सुन लीजिए। देखिए, आज से 3 महीने पहले पूरी बंगाल की जनता का सेवा करने का एक मौका सारे लोगों को मिला था। वो कोरोना का समय था। कोरोना के समय सारे राजनीतिक दल के लोग आकर बंगाल के लोगों की सेवा कर सके, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी के लोग उस समय नजर नहीं आए। और ओवैसी साहब के पार्टी के ये जो प्रवक्ता है, इनकी बातों से ये लगता है कि ममता बनर्जी पर तो इन्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छे लगते हैं, अमित शाह जी ने बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्हें अलग से रैली करने की जरूरत क्या है? मोदी जी के भी खिलाफ बोला है साहब, आप मेरा बयान और मोदी जी अलग थोड़ा। अरे दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तो हेट्रेड की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो जग जाहिर है ही, मगर ममता जी के जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में खड़े होकर डेमोक्रेसी की चिल्ला पुकार करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जितेंद्र जी को मौका देना चाहिए। दो मुहैया चेहरा है उनका। आप बोलने दीजिए मुझे। मैं कहता हूं, बंगाल के लोग जब कोरोना के समय परेशान थे, उस समय ओवैसी जी को इतना प्यार था बंगाल के लोगों से, क्यों नहीं आए? उस समय आ सकते थे कि हाँ मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। केवल चुनाव के समय इन्हें बंगाल याद आता है, केवल भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। इनके लिए जुलूस की, रैलीज की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है। वारिस जी को सुनिए 20 सेकंड के लिए।
वारिस जी कुछ कह रहे हैं, 20 सेकंड वारिस, गलत आरोप है इनसे। इन्हें शायद पता नहीं है कि हमारी जो टीम है MIM की पूरी तरह से कोरोना के वक्त भी बांग्लादेश वहां पे थी, वेस्ट बंगाल में, और पूरी तरह लोगों की सेवा कर रही थी। आप पहले अपना स्टडी तो कर लीजिए साहब। मुर्शिदाबाद के लोगों को पूछ लीजिए, मालडा के लोगों को आप जाके पूछ लीजिए। हमारी टीम वहां गई थी, हमारे जो एक्स मेयर है हैदराबाद के माजिद हुसैन साहब खुद वहां पर मौजूद थे। ये देखिए, इसी तरह के इल्जामबाजी लगा के कुछ फायदा नहीं होगा। पब्लिक ने आप पे से विश्वास खो दिया है। आज पब्लिक को विश्वास असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM पे है, पब्लिक उनके साथ है। क्यों आप इजाजत नहीं दी हमको? चलिए बताइए, पब्लिक मीटिंग का सबको आप इजाजत है। ये घबराहट और बौखलाहट है ना। अरे आप ऐसे लेकर डीटी तक बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग चुनाव नहीं लड़े पहला, क्यों भाजपा 18 सीटों पे जीत गई? चलो बताओ मुझे। हम लोग चुनाव नहीं लड़ते ना, 18 सीट पे भाजपा जीत गई। और आपके वरिष्ठ नेता अगर आपकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं है भी क्या? इसका भी फिक्र हमारे साथ में डालोगे? आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए ना। मोदी जी अच्छे लगते हैं तो आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? अरे आपको अच्छे लगते होंगे मोदी जी। अरे मुझे तो मोदी जी अच्छे लगते हैं ना, टीएमसी अच्छे लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है संविधान, मुझे तो अच्छा लगता है संविधान की रक्षा करना, मुझे अच्छा लगता है जनता की सेवा करना। और हम मानते हैं जनता की सेवा करने में, और जनता हमको पुकार रही है, हम आएंगे और लड़ेंगे चुनाव। 10 साल कहा था जब जनता दुखी थी। ठीक है जितेंद्र जी, आलोक मेहता थे हम वेस्ट बंगाल। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? अरे गुजरात के अंदर आप कहाँ थी ममता जी? बताइए, गुजरात में जब गुजरात में इतने फसाद हो गए, दंगे हो गए, ममता जी कहाँ थी? भाजपा के साथ में थी, भाजपा के साथ में थी ममता जी। और आज हमको पाठ सिखा रहे, हमको पाठ पढ़ा रहे कि हम कहाँ थे और कहाँ नहीं थे। हम हैं आलोक मेहता, आलोक मेहता, बीजेपी आपको फाइनेंस, आलोक मेहता, सवाल खड़े होते हैं ओवैसी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ओवैसी बीजेपी की मदद करते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस कैसी है? सोचिए, अभी आपने अबे दुबे को सुना, क्या कहना चाहते हैं आप इन चुनावों के मद्देनजर? असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। देखिए, ये बात अभय जी ने जो कही, लेकिन उन्होंने देखा नहीं लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 125 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त जागे मिली, सीटें उनकी 20 के आसपास आ गई। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी का हम ये नहीं कि विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, अमित शाह हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, वो लगातार यदि काम करते रहे नतीजे सामने आएंगे। हम और आप भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, उनके और अमित शाह के समय जो भीड़ दिखाई दी है, आज यदि आप चावल का दाना जब देखते हैं कहीं पकता है तो दाने से अंदाज लगता है ना कि क्या हो रहा है। उसी तरह से ओवैसी वाली बात बड़ा जोरदार है। देखिए, ओवैसी की वजह से यदि बीजेपी को फायदा हो रहा है तब तो मानना चाहिए कि भाई ठीक है, ये तो बीजेपी के लिए अल्पसंख्यक भी बड़ा वोट देने को तैयार है। क्या अल्पसंख्यक को आप समझते हैं कि नासमझ है? और अल्पसंख्यक अहमदाबाद में क्यों जीत हुई बीजेपी की? क्या वहाँ पर भी ठीक है ओवैसी रहते हैं, लेकिन भोपाल में अभय जी तो दिग्विजय सिंह जी को बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो 5.5 लाख वोट से हार गए दिग्विजय सिंह जी, जहाँ अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में है। तो ये कहना कि कोई पार्टी खाली मुस्लिम या हिंदू, देखिए बीजेपी यदि वहां कार्यकर्ताओं ने जो उन्होंने बाकायदा बूथ, जो हमेशा उनका एक तरीका रहा है, लेकिन देखिए अबे जी सच्चाई ये है, अबे दुबे जी, आलोक मेहता जी सच्चाई है कि राहुल गांधी तो अभी तक बंगाल गए ही नहीं है। असद ओवैसी साहब जा चुके हैं बंगाल, वारिस प्रधान जा चुके हैं, अब सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी के लोग जा चुके हैं बंगाल। चलिए, टीएमसी तो बंगाल में ही काम करती है सिर्फ, लेकिन आप खुद सोचिए अभी तक राहुल गांधी तो बंगाल गए ही नहीं है। अमित जी, राहुल जी कैसे जाएंगे? अभी तो वो पुंडीचेरी गए थे, वहां सरकार गिर गई है। अब सीपीएम के वो केरल गए, जहां नॉर्थ और साउथ की बात आ गई। उसके पहले वो केरल गए हैं, और उसके बाद जब वो बंगाल में किस मुंह से जाएंगे? उनको लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ वहां गालियां दे के आए हैं, गालियां मतलब जो आलोचना करके आए हैं बुरी तरह। अब वहां जाके उनके ही कंधे पर या अपने कंधे पर सीपीएम को बिठाना है। तो आप राहुल गांधी के लिए कितनी दुविधा है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, गाली दूं या प्यार करूं? ऐसा तो मैंने इलेक्शन में कहीं नहीं देखा। एक साथ जैसे बंगाल में आप लोग वोट कैसे मांगेंगे या फिर केरल में वोट कैसे मांगेंगे? क्योंकि आप विरोधाभासी काम वहां कर रहे हैं, एक जगह उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, एक जगह उनको साथ लेके लड़ रहे हैं। अबे जी 30 सेकंड में इस बात का जवाब अबे दुबे, आलोक जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने अलाई हैं, आपको क्या लगता है कि राज्यों के चुनाव में वो सब गठबंधन में लड़ते हैं? जेडीयू मध्य प्रदेश में आओगे तो अलग लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी गलती करती है तो हार जाओगे तो अलग लड़ेंगे। सुनिए, एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एलजेपी बिहार में भी चुनाव अलग लड़ा,
तो ये राज्यों की परिस्थितियां होती है, उसके आधार पर अलायंस का निर्धारण होता है। एक बात। दूसरी, अमीश देवगन जी जो बार बार आप गिना रहे हैं ना कि लोकसभा चुनाव के परिणामों को देख लीजिए बंगाल में, ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जो लिटमस टेस्ट हुआ अभी आखिरी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कलियागंज में खड़कापुर और करीमपुर। ओके, आलोक मेहता कुछ कहना चाह रहे हैं। अबे जी आपने अपनी बात को रखा। आलोक जी मेक योर पॉइंट। आलोक मेहता बात को रखिए, देन मैं फिर वारिस पठान, सुधांशु जी। अब हाँ, एक अमीश जी मैं ये कह रहा था कि देखिए भाजपा बहुत गड़बड़ कर रहा है, जो अभय जी कह रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस जो इतनी 125-150 साल पुरानी पार्टी है उसके कोई विचार ही नहीं है। वो गठबंधन की राजनीति की इस हद तक करने को तैयार है, कम्युनिस्टों से एक साथ, भाई आप एक हाथ से लड़ रहे हैं दूसरे हाथ से काट रहे हैं। ये सी राजनीति पहले गठबंधन में मान रहा हूं, कांग्रेस में कभी सहयोगी दल रखा था लेफ्ट पार्टी, साथ में लड़ते नहीं थे इस तरह से। और बंगाल में जहाँ राजीव गांधी, आपने राहुल का नाम लिया ना, राजीव गांधी जब गए थे तो कहा गया था कि कम्युनिस्टों को खत्म कर देंगे। सिद्धार्थ शंकर और इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों को खत्म किया, नक्सलियों को, जिन नक्सलियों ने मारा आज आप उनके साथ खड़े हैं। अदीप चौधरी के बारे में देखिए, अरे चौधरी के बारे में देखिए, वो इमरजेंसी में जेल में था, वो नक्सल समर्थक था, जो कांग्रेस का नेता है लोकसभा में जो नेता है वो इंदिरा गांधी ने जेल में भेजा। आज आपने उसको उठा दिया, राहुल गांधी के बजाय वो नेता है लोकसभा में। लोकसभा में नेता वो है जिसको इंदिरा गांधी ने जेल में रखा, जम्मू कश्मीर हथियारों का समर्थन करता था। आज आपका तो शर्म आनी चाहिए, बाप बेटी ने लूट लिया, बाप बेटी ने उजाड़ दिया, उन्हीं के साथ सरकार बना दी। जी राज्यों में वारिस पठान, आलोक मेहता आज आप उनके साथ खड़े हैं। आलोक जी मैं वापस आता हूं आपके पास। वारिस पठान, कांग्रेस का बार बार आप पे आरोप ये रहता है कि आप बीजेपी की मदद करते हैं, यही टीएमसी का आरोप है। क्या आपको लगता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस आप पर बहुत गलत है अमीश भाई ये इल्जाम। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। रिसेंटली गुजरात के अंदर अभी महानगर पालिका के चुनाव हुए, सूरत के चुनाव की आप बात देख लीजिए, हम वहां पे नहीं लड़े, आम आदमी पार्टी लड़ी, कांग्रेस 0 पे आ गई। तो कौन बी टीम है कौन सी टीम है, हम तो नहीं लड़े। अरे कांग्रेस को खुद के अंदर झांकना चाहिए, उनके अंदर कहां कमी है, उसकी जगह हम पे इल्जाम लगाते जा रहे हैं। अब आप देखिए, वो कह रहे राहुल जी की परफॉर्मेंस तो बड़ी बढ़िया है, वो कह रहे कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, आप लोग उनकी परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। बिहार में आप ना होते तो ये जीत जाते, नहीं गए ना। अरे एक सोचने वाली बात ये है कि एक एमपी को पार्लियामेंट, जो डेमोक्रेसी का मंदिर बोला जाता है, वहां बोलने की इजाजत है, मगर बंगाल में बोलने की इजाजत नहीं है, गुजरात में बोलने की इजाजत है। अबे दुबे जवाब परमिशन नहीं दे रहे। आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, बोखलाहट ही तो है। आप अबे दुबे आप अपने गिरेबान में झांकिए ना। कांग्रेस वारिस पठान कह रहे हैं, देखिए अरे 18 सीट पे बीजेपी जीत गई, हम तो चुनाव नहीं लड़ते थे, जब क्यों जीते वो लोग, चलो बताइए इस बात का मुझे जवाब दीजिए। तेलंगाना में कितनी सीट लड़ते हो बताओ, तेलंगाना की पार्टी बीजेपी 18 सीटों पर जीत गई, हम तो नहीं लड़े थे, क्यों जीती देश को। भाजपा जहां तुम्हारे हेलीकॉप्टर में तेल डलाते वहां मेरे हो सवाल जाते का हो, जवाब जो दो। चिट्ठी सौंप दे वो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप अबे दुबे, एआईएमएम पार्टी पर, ओवैसी साहब पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में तेल बीजेपी भरवाती है, ये बड़ा आरोप है। को जा रहे हैं अगर भाजपा में, किसकी वजह से जा रहे हैं, हमारी वजह से जा रहे हैं क्या? सूरत में हम नहीं लड़े, आप 0 हो गए, किसकी वजह से, हमारी वजह से हुए क्या? लड़ते हैं अमीश देवगन जी, पुराने हैदराबाद के बाहर भी नहीं आते और बाकी देश भर में बीजेपी की सूची सौंपती है और उस पर चुनाव लड़ते हैं। अहमदाबाद में भी सिर्फ 21 जगह पर लड़े और 7 जगह पर जीत कर आए। ये आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना छोड़ दो, खुद के अंदर झांको, आप बताइए जब कि आपने कहां गलती है, कहां खोटे, कहां मिस्टेक है। इल्जाम लगाने से अबे जी लड़ेंगे, बिहार में प्रचार कर रहे हैं। अबे जी आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप एग्जाम में बैठते हैं तो बोलते हैं कि अगल वाला नहीं बैठेगा, बगल वाला नहीं बैठेगा, सिर्फ 1-2 ही लोग बैठेंगे तभी एग्जाम देंगे, ऐसा होता है क्या? लड़ते हैं अमीश भाई तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं ना। लोकतंत्र में सबको, आप तो लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। अब सपा और बसपा ने भी अलायंस कर लिया, ओके सुधांशु त्रिवेदी को मैं लेके आता हूं, सपा और बसपा ने अलायंस कर लिया, बीजेपी रोक थोड़ी सकती है उस अलायंस को, अलायंस तो होगा जी, लड़े सारे मिलकर, आरएलडी भी साथ में मिल गई, लड़े। सुधांशु त्रिवेदी, वैसे तो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी जाती है। मूलभूत सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी, नहीं मैं मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हम सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं अपने टीएमसी के भी मित्र सोचें और कांग्रेस के मित्र सोचें
ये ओवैसी कौन सा वोट काटने के लिए आए? विकास का वोट, ये बेरोजगारी का वोट, तथा कथित महंगाई का वोट? किस चीज का वोट काटने आए भाई? या वो वोट जिसके लिए टीएमसी के रणनीतिकार कहते हैं हम तो शुरू ही 30% से करेंगे? हकीकत तो यह है कि जैसे एक लव ट्रायंगल होता है ना, कि एक ही माशूका के दो दो मजनू हो जाते हैं, तो बस उनके दिल में लगता है कि तुम अगर उसको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। यह समस्या है टीएमसी और ओवैसी की पार्टी के बीच में। अभय दुबे जी बोल रहे थे, मैं मानता हूं कांग्रेस तो बहुत सर्विसपर्शी है, उनसे ज्यादा सर्विसपर्शी कोई पार्टी नहीं होगी, जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन किए हुए और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गजब का सौहार्द है। और इतना ही देखिए, मध्य प्रदेश में वो गोडसे के पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया के साथ भी है। तो ओके, बड़े मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े। सुधांशु जी, आपने भी बात को रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का। मेरे साथ इस समय बड़े गेस्ट जुड़ रहे हैं इस बड़े महत्वपूर्ण दिन के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है इस समय बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बंगाल चीफ दिलीप घोष। दिलीप बाबू, स्वागत है आपका इस चर्चा में। दिलीप बाबू, मेरा सीधा सवाल आपसे मैं पूछूं, लेकिन उससे पहले ममता दीदी ने बहुत कुछ बोला है, आपको वो सुनाता हूं ममता बनर्जी ने क्या बोला है। Them considered in the eyes of BJP and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office and today I have seen the same list is been in the outside. April 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যা আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। दिलीप घोष, आपने सुना जो ममता बनर्जी ने बोला, कह रहा है बंगाल में कोई और शासन नहीं करेगा, बंगाल में बंगाली शासन करेगा, और केरल में कोई भी राउंड नहीं, और बंगाल में 8 राउंड का चुनाव, लेकिन 8 राउंड का भी चुनाव करा ले बीजेपी, मैं हराऊंगी। मुझे पूछ रहे हैं? जी घोष साहब। जी बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी से ये भी पूछा जाए कि आप जब जीती 2011 में, उसे 6 राउंड में हुआ था, पिछले 16 में भी 6 राउंड में हुआ था, उस समय तो उनको नहीं लगा कि ठीक नहीं है? कुछ भी हो तो केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा बनाकर रास्ता में उतर जाना, ये उनकी एक टेंडेंसी है, यहाँ की राजनीति भी वही बन चुकी है। हमेशा जब वो कोई समस्या में पड़ती थी, किसी की मर्डर हो गया, किसी को धक्का लग गया, तो सीबीआई इंक्वायरी मांगती थी। आज सीबीआई से डरती थी, आज चुनाव कमीशन से डरती है। क्यों? सेंट्रल फोर्स आ गया तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों? बंगाल के लोग सेंट्रल फोर्स छोड़कर चुनाव कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहाँ की पुलिस, कानून व्यवस्था और पुलिस को कोई विश्वास नहीं करता है। इसीलिए, और हम भी बार बार उनको निवेदन किया कि मैक्सिमम राउंड में हो, कि जो शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव हो और पूरा सेंट्रल फोर्स तैनात करके हो। मुझे लगता है कि सारे पार्टियां इस प्रकार डिमांड किया, इसीलिए शायद उन्होंने इस प्रकार सोचा है और इस प्रकार व्यवस्था किया है। जो चीज खुद डिमांड करती थी ममता बनर्जी, आज वहां उल्टा क्यों लग रहा है? लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के कहने पर काम किया है, जो कोट एंड कोट ममता बनर्जी का आरोप है ना। बिल्कुल सही है। यहाँ सीबीआई आएगा तो बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इशारे पर काम, ईडी की वही है, सेंट्रल फोर्स वही है। कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बोलेगी, सेंट्रल फोर्स के बारे में। ये तो बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान का जैसा हो गया मैच, इस प्रकार बातचीत हो रही है। सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल चुनाव कमीशन वो तो आएगा ही। उनकी राज्य के चुनाव कमिश्नर इतना काबिल है, यहाँ 1.5 साल से 118 नगरपालिका और महापालिका, कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लंबित है। क्यों नहीं करते हैं? केवल बीजेपी के डर से। आप तो चुनाव हो रहा है, आगे भी चुनाव होगा, तो ऐसा नहीं चल सकता। आपकी अपनी एजेंसी अपने इच्छा अनुसार चलेगी और वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक बोला कि जल्दी चुनाव करो, नहीं मानते हैं, और जब चुनाव हो रहा है तब आप प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है घोष बाबू कि आखिरकार अभी तो चुनावों की तारीख ही अनाउंस हुई है, लेकिन ममता दीदी कह रही है कि चुनाव आयोग बायस्ड है। दूसरी तरफ वो कह रही है कि कुछ भी कर ले जीतूंगी मैं। क्या आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी कार्ड खेल रही है, पहला कार्ड उनका है बंगाली कार्ड, जिसमें कह रही है कि बंगाली राज करेगा। दूसरा कार्ड है कि इस देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री बची है और उसको दोबारा पब्लिक चाहेगी बनाना। क्या आपको लगता है ये आपके लिए
बहुत मुश्किल होगा पार पाना। नहीं देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है पॉलिटिकली। 6 महीना 8 महीना पहले की बड़े घमंड के साथ बोलती थी हम सब काम कर दिया, क्या क्या दिया क्या है। अब महिला हो गई है, बेचारी हो गई है, बेटी हो गई है। अभी तक तो दीदी थी, फिर माँ किचन खोल दिया, माँ हो गई। अब क्यों बेटी बन रही है, क्यों गुहार लगा रही है। हम रामनवमी करते हैं, राम का पूजा करते हैं सांप्रदायिक, उनका घर में यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो वो क्या हिंदू प्रेमी हो गई? उल्टा मामला नहीं होता है। घोष बाबू, किसी को अपने घर में यज्ञ पूजा करने का तो अधिकार होता है कि वो अधिकार भी दिलीप घोष देंगे? नहीं, हम करेंगे तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। उनके वहां पूजा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेकुलर रहते हैं। वो मुसलमानों के लिए अलग स्कूल, यूनिवर्सिटी, इमाम मुआजिम का भत्ता, जी पॉलिटेक्निक, ITI बनाने से अब तो सरस्वती पूजा भी हो रही है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पंडित और उनके पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, प्रशांत किशोर, देखिए हमारी लड़ाई तो 30% से शुरू होगी, क्या करिएगा? नहीं देखिए, हम तो चुनाव देश में लड़ रहे हैं, एक जगह नहीं है, वो तो एक ही जगह लड़ते हैं। नहीं, पर 30% की बात क्या करेंगे? क्योंकि देखिए बंगाल के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि 30% के करीब मुसलमान है और वो बड़ा वोट बैंक है ममता बनर्जी का। असम में 34% मुसलमान है, बाकी संख्यालघु को मिला लेंगे तो 40% से ऊपर है, फिर भी हमने सरकार चलाया वहां। बाकी प्रदेशों में ऐसा है जो केवल मुस्लिम को वोट बैंक मानते हैं। इस प्रकार राजनीति अब खत्म होने वाली देश से। बंगाल में इसी प्रकार कहां खत्म हो रही है दिलीप बाबू? ये राजनीति कहां खत्म हो रही है? आप देखिए MIM कई जगह अच्छा कर रही है इसी राजनीति के कारण। कौन सी सेकुलर राजनीति करती है MIM? नहीं, जो पार्टियां आज तक सेकुलर पॉलिटिक्स की और मुसलमानों को वोटर बनाकर रखा है, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया है। आज मुसलमान बेचारे जाए कहां? भाजपा को डर दिखा करके उसका वोट लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। आचार कमीशन के अनुसार बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब है। अब गरीब है तो उसके लिए बीजेपी तो जिम्मेदार नहीं है, कभी हम सत्ता में आए नहीं है। ये कांग्रेस, CPM, TMC राज किया है, क्यों गरीब बना कर रखा है? आज वो लोग लगता है उनको अलग पार्टी होना चाहिए उनके लिए, तो उसमें दोष क्या है? उसमें तो बीजेपी का कोई दोष नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोष बाबू हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू सो मच दिलीप घोष, बीजेपी चीफ बंगाल यूनिट के। मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हाजिर हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय शो, और अब वक्त है निष्कर्ष का, जिसको आप सुनना चाहते हैं। देखिए, चुनाव आते हैं जाते हैं, हार होती है जीत होती है, लेकिन जनता जनार्दन सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी आप। इसलिए वोट जरूर डालिएगा। नमस्कार, आज का निष्कर्ष यही है।